कक्षा 10 कृतिका पुस्तक के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। लेखक का परिचय। दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर आसीन कमलेश्वर जी ने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी कई बंद कर देवी आवाज कक्षा 10 पाठ 2 अब हो गया कर ले बात ऊपर जाकर। कक्षा 10 पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। लेखक का परिचय। दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर आसीन कमलेश्वर जी ने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कमलेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इनकी रचनाओं में अत्यधिक तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण दिखाई देता है। आधुनिक महानगरीय सभ्यता में मानव के अकेलेपन की पीड़ा का चित्रण करना इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। इन्होंने सारा आकाश, अमानुष, आंधी, सौतन की बेटी, लैला व मौसम आदि फिल्मों की पटकथा लिखी। दूरदर्शन के धारावाहिकों में चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाश गंगा, रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे व वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, समुद्र में खोया हुआ आदमी, एक और चंद्रकांता। पाठ का सूक्ष्म परिचय। प्रस्तुत व्यंग कथा में दर्शाया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक होती है। द्योतक यानी प्रतीक होती है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशी मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है। पाठ का सारांश। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थी उनकी खबरों से समाचार पत्र भरे थे। रानी के दर्जी की सबसे बड़ी परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी जो जासूस भी था पहले ही दौरा करने वाला था। नया जमाना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नजर आती। रानी के ने नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पाउंड उस सूट पर खर्चा आ गया। रानी की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। उनके नौकरों, खाना पकाने वाले, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी। चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी। राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था। रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। सड़कें नई बन गईं। इमारतों ने कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया। कोमलांगी यानी जैसे कोई नई दुल्हन होती है उसको श्रृंगार कर देते हैं, इसी तरह इमारतों को सजाया गया। सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था।
नेताजी ने भी भाषण दिए थे, अखबारों में भी इनकी कई खबरें छपी। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे, उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत से उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। उसी जमाने में एक घटना घट गई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक चली गई। एकाएक परेशानी बढ़ गई। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक न हो तो बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय सभा हुई, दिमाग पर जोर डाला गया तथा परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ चेहरे लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। इनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगानी है वह कब और कहाँ बनी थी। इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सबने एक दूसरे को देखा तथा नजरों में ही एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह सुनते ही हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को ही सौंपा गया। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज मिल जाती है, खोज करने वालों की आवश्यकता है। मेहनत करनी होगी और इसका फल मिलेगा। आने वाला जमाना भी खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर वह यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशों की सारी चीजें हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। अब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास एक तरीका है और वह है अखबार वाले तक यह नहीं पहुंचना चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। सुनकर सब निराश हो गए। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार ने बताया कि
बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। वह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं अधिक बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, यानी उसकी पुताई की गई। सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुंची। सब परेशान कि जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या? इससे तो अपनी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था। वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसने के दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। नाक लगाना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबकी परेशानी देखकर मूर्तिकार चौंक उठा और धीरे से बोला कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छापा था कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसमें ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इसके बाद इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद मिल गई। वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती है। उस दिन के अखबार में एक बात और गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार न था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। किसी का भी ताजा चित्र नहीं छपा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में प्रश्न छोड़ देता है। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। पाठ का सारांश समाप्त।